हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे 14 से लेकर 17 मई तक का करंट अफेयर। तो मैं करंट अफेयर को आप अंत तक देखें क्योंकि हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और कुछ जनरल नॉलेज की भी बात करेंगे जो आपको काम आएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ लेंगे तो लेंगे मनोज सोनी। जो यूपीएससी है यानी संघ लोक सेवा आयोग, इसके चेयरमैन या इसके अध्यक्ष के रूप में शपथ लेंगे मनोज सोनी। मनोज सोनी है, इन्हें सन 2017 में सदस्य के रूप में इन्होंने शपथ ली थी और अब ये अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किए गए हैं। मनोज सोनी जो है वह प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लेंगे, मतलब इनके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे प्रदीप कुमार जोशी। और इनको जो शपथ दिलाई है, मनोज सोनी को जो शपथ दिलाई है वो दिलाई है आयोग की वरिष्ठतम सदस्य स्मिता नागराज ने सदस्य के रूप अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई है। अब हम बात करें यूपीएससी के बारे में, यानी संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। तो जो ये यूपीएससी है इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर सन 1956 में, नहीं सॉरी सन 1926 में। 1 अक्टूबर सन 1926 में यूपीएससी की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। जो यूपीएससी है वह आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सहित अन्य सेवाओं की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करवाता है। जो यूपीएससी है वह भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है और इसका वर्णन हमारे भारत के संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यूपीएससी में 10 सदस्य मतलब अध्यक्ष सहित 10 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में सदस्य के 5 पद रिक्त हैं। और अब हम इसके आगे यूपीएससी की हम बात करें तो जो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति या अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और जो अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति है वह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होता है तो उसका कार्यकाल रहेगा 6 वर्ष, या फिर उसकी यदि 65 वर्ष आयु पूर्ण हो जाती है तो वह 65 वर्ष की आयु तक ही अध्यक्ष रहेगा, भले ही उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है या 2 वर्ष का होता है। जैसे हम माने कि यदि कोई व्यक्ति है जो 60 साल का है और उसे यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया जाता है तो उसका इस कंडीशन में उसकी जो कार्यकाल रहेगा वो 6 वर्ष का नहीं रहेगा, 65 वर्ष का रहेगा, क्योंकि उसकी जो 65 वर्ष की आयु है वो पहले पूर्ण होगी और 6 साल का जो पीरियड है वो बाद में आएगा। तो उसका इसके अनुसार उसका कार्यकाल डिसाइड होता है, या तो 6 वर्ष होगा या तो 65 वर्ष की आयु। और जो यूपीएससी है, यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे रॉस बॉरकर सन 1926 में। और सन 1922 में भारत में पहली बार यूपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी और जो सिविल सेवा उसका जनक बोला जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये हो गया यूपीएससी के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के 42वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये बने हैं बोपला प्रणीत। तेलंगाना के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी बी प्रणीत भारत के 42वें ग्रैंड मास्टर बने हैं और ये राज्य से मतलब तेलंगाना राज्य से 6वें नंबर के हैं और भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और उन्होंने यह उपलब्धि बाकू ओपन 2023 में अमेरिका के शतरंज खिलाड़ी को हराकर हासिल की है। अब हम पहले ग्रैंड मास्टर की बात करें, यानी भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। उन्होंने सन 1988 में वो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे और उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद उन्हें 18 वर्ष की आयु में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और जो विश्वनाथ आनंद थे वो पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले पहले खिलाड़ी थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो प्रवीण सूद को सीबीआई यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक का नियुक्त किया गया है प्रवीण सूद को। जो प्रवीण सूद है वो अभी वर्तमान में कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक है और इनका कार्यकाल जो है सीबीआई के निदेशक के रूप में वो 2 साल का होगा और इन्होंने सुबोध कुमार जायसवाल का स्थान लिया है। अब हम सीबीआई की हम बात करें तो जो सीबीआई है उसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1963 में। 1 अप्रैल सन 1963 में सीबीआई की स्थापना हुई थी। सीबीआई का हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है और जो सीबीआई है भारत की एक जांच एजेंसी है जो आतंकवादी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की जांच करता है। और जो सीबीआई है वह भारत के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बन गए राशिद खान। अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हैं राशिद खान। वह T20 क्रिकेट की सीरीज में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बन गए हैं।
राशिद खान। अब एक वर्ड आया है इसमें स्पिनर। स्पिनर क्या होता है? तो स्पिनर वो होता है जो क्रिकेट में बॉलिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली एक टेक्निक होती है, और जो इस तकनीक में जो माहिर खिलाड़ी होते हैं या जो माहिर बॉलर होते हैं उनको स्पिन गेंदबाज या स्पिनर कहा जाता है। तो उसी में 550 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले स्पिनर बने हैं राशिद खान। राशिद खान एक स्पिनर है और इसकी एक बॉलिंग की एक अलग टेक्निक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किसने 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो बनाई है स्पेस एक्स ने। एरोस्पेस की एक कंपनी है वास्ट। उसकी योजना है कि अगस्त 2025 तक पहला कमर्शियल अंतरिक्ष स्टेशन यानी पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगी। और इसके मुताबिक जानकारी के मुताबिक जो एलन मस्क की स्पेस कंपनी है स्पेस एक्स के साथ जो वास्ट कंपनी है वह साझेदारी भी कर रही है। और इस मिशन के लिए और जो 2025 के इस मिशन के लिए जो स्पेस एक्स कंपनी के जो स्पेस एक्स के जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसका उपयोग इस मिशन के लिए किया जाएगा। और इस मिशन में 30 दिनों के इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री इस जो स्टेशन होगा, इस स्टेशन का नाम होगा हेवन-1। और जो 4 अंतरिक्ष यात्री इस हेवन-1 स्टेशन में रहेंगे। नेक्स्ट हमारा, किसने ई-फाइलिंग 20 और ई सेवा केंद्र लॉन्च किया है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़ ने वह CJI है यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। इन्होंने हाल ही में ई-फाइलिंग 20 लॉन्च किया। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से अब मामले दर्ज करने की जो 24 घंटे की सुविधा है वो उपलब्ध रहेगी। और इसी के साथ इन्होंने ई सेवा केंद्र को भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा 26वीं बार एवरेस्ट फतेह करने वाले दूसरे व्यक्ति बने हैं पासांग दावा शेरपा। नेपाल के हैं ये। नेपाल के शेरपा गाइड पासांग दावा शेरपा दुनिया के दूसरे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने 26वीं बार एवरेस्ट फतेह की है। अब इनका नाम दूसरे नंबर पर आता है। तो पहले नंबर पर है कामी रीता शेरपा हैं। वो दुनिया के पहले 26 बार एवरेस्ट फतेह करने वाले व्यक्ति हैं। और अब हम पहली बार की बात करें तो सन 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और उनके शेरपा गाइड तेंजिंग नोर्गे ने सन 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार फतेह किया था, या माउंट एवरेस्ट पर पहली बार सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। अब एक वर्ड है इसमें शेरपा एक उपाधि होती है या एक टैग होता है जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान जो उनके गाइड होते हैं वह अक्सर अपने नाम के पहले शेरपा लिख लेते हैं। अब हम बात करें माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी कुल ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। यह इसकी कुल ऊंचाई है। यह एक हिमालय का हिस्सा है और ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट है द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 शुरू हुआ है। तो ये हुआ है इंडोनेशिया में। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 इंडोनेशिया और भारत के बीच आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि दोनों देशों की नौसेना जो होगी, दोनों देशों की नौसेनाओं के क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को बनाए रखना। इंडोनेशिया की हम बात करें तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो जकार्ता है और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं वो जोको विडोडो हैं। और जो भारतीय नौसेना है यानी जो भारतीय नेवी उसके जो चीफ हैं वो है एडमिरल आर हरिकुमार। नेक्स्ट हमारा कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना? तो बना है नीदरलैंड। नीदरलैंड हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है नीदरलैंड। वित्त वर्ष 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार USA और UAE के बाद अब नीदरलैंड भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बन गया है। और वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत इन देशों में पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन, एल्यूमिनियम के उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं आदि का निर्यात करता है। निर्यात का अर्थ होता है बेचना और आयात का अर्थ होता है खरीदना। और नीदरलैंड इसी में तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। नीदरलैंड की हम बात करें तो नीदरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है और नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और नीदरलैंड की प्रशासनिक राजधानी है वो है द हेग। नेक्स्ट हमारा ड्यूरोफ्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने विराट कोहली। ड्यूरोफ्लेक्स जो है भारतीय मैट्रेस ब्रांड है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं
विराट कोहली। नेक्स्ट है जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है तो हैदराबाद में। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हैदराबाद में जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इस प्रयोगशाला का उद्देश्य है कि फसलों में अत्यधिक कीटनाशकों के उपयोग के नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए जो जैव नियंत्रण विधियां हैं उनके उपयोग के महत्व पर जोर देना और इसी के साथ साथ खेती की लागत को कम करने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कीटों के लिए बायो कंट्रोल का उपयोग को आवश्यक करना, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है। इसके हम इतिहास की हम बात करें तो 17 मई सन 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी और इसी की स्थापना की स्मृति में हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 1969 में हर साल ये मनाना प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य है कि इंटरनेट और नई प्रौद्योगिकी द्वारा लाई गई जो सामाजिक परिवर्तनों की जो वैश्विक जागरूकता है उसको बढ़ाना, उसको प्रसारित करना। थैंक यू।